हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आपकी जो ये यूनिट है इसके हम कुछ PYQs को डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2023 के क्वेश्चन है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और इस बीच जो भी वीडियो दी जा रही हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उन सारी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है, तो उनको आपको देख लेना चाहिए कि उसमें कौन कौन से टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और आपके आएंगे भी, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं, आप देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी वो वीडियोस मिल जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, नहीं किया है तो, क्योंकि PDF हो या आपको वीडियोस है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पे ही दी जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप देखिएगा कि आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगे देखिए, यहाँ पर यह आपका 14 दिसंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का युग्म यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यूट्रोफिकेशन होता क्या है। यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक जो वाटर बॉडीज़ होती हैं पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी जल निकाय है तो जिसमें कि आपके क्या क्या पौधे हो सकते हैं, जैसे एल्गी होता है, प्लैंकटन, जो जल प्लावी पौधे मतलब जो जल के ऊपर तैरते होते हैं, जैसे पिस्टिया, जलकुंभी वगैरह, है ना। बहुत से पौधों को आपने देखा होगा कि ये जल के ऊपर ऊपरी लेयर पे क्या है, तैरते हुए तो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो है वृद्धि हो जाती है और ये क्या होता है, एक कह सकते हैं कि गंभीर पर्यावरणीय चिंता का कारण होती है, क्योंकि जब इनकी जो है मतलब यहाँ पर ये समृद्धि मतलब इनकी जो है वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा समृद्ध हो जाते हैं ये जितने भी जो प्लैंकटन या एल्गी होते हैं, तो इससे ये जो पानी की क्वालिटी है ना, इसको ये दूषित करते हैं। ठीक है, तो पानी की क्वालिटी में कमी आ जाती है और इससे क्या होगा, जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गी के ज़्यादा होने से ये हमारे मतलब चिंता का विषय हो सकता है। तो ये यूट्रोफिकेशन होता है और इसके लिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये जो है एलिमेंट्स हैं, ये जो है इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन क्या है ये चीज़ बताया और नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, जब जल निकायन पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध होते हैं तो अधिक जटिल पौधे के विकास की तुलना में शैवाल, एल्गी और जो प्लैंकटन है, सरल पौधे के जीवन की वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो ये मतलब जो भी ये सिंपल पौधे होते हैं इनकी वृद्धि होती है और इस तरह से जल निकाय पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है। इससे वाटर की क्वालिटी होगी, डिक्रीज होगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ये यूट्रोफिकेशन। अब ये कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो उसमें जलीय जीव है ना, उनमें ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो उनके लिए दिक्कत होगी, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको रिक्टर स्केल और आपको मरकाली स्केल इसके बारे में पूछा है। स्टेटमेंट के सवाल है। यहाँ पर स्टेटमेंट पहला कह रहा है रिक्टर स्केल केवल भूकंप की तीव्रता का मापन करता है बल्कि लोगों पर इसके प्रभाव का भी मापन करता है। तो रिक्टर स्केल देखिए ये तो गलत है। ठीक है, और यहाँ पर रिक्टर स्केल भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा का मापन करता है ना। रिक्टर स्केल क्या, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक स्केल होता है और मार्केली क्या है, एक मॉडिफाइड स्केल है जो कि यहाँ पर भूकंप से उत्पन्न जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन है, इनकी तीव्रता का मापन करता है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है ना कि मरकाली स्केल भूकंप की निर्मुक्त ऊर्जा के रूप में मापता है, ये भी गलत है। जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं ना, कंपन, कितने झटके आए हैं ना, ये चीज़ कहा जाता है, तो इसकी तीव्रता का मापन करता है कि वहाँ पर कितने जो है यहाँ पर इसका जो है मतलब कितने तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक है, तो रिक्टर स्केल पर यही और यहाँ पर मरकाली स्केल पे इन चीज़ों को मेज़र किया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें पूरा पढ़िए। जो रिक्टर स्केल है ये 0 से 10 तक इस स्केल में ऐसे करके डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से
और इनके जो है किसने ऊर्जा ये मतलब बनाया था, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर इन्होंने बताया था। और मार्केली स्केल को इटली के केजी मार्केली ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखो, ये भी आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है असर्शन एक है और उसका रीज़न दिया है। असर्शन रीज़न के सवाल को करने के लिए आपको पहले कथन को पढ़ना है और उसके कारण को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है। देखिए, वायु की गुणवत्ता की निगरानी मतलब एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात हो रही है। अध्ययन के लिए कुल जो सस्पेंडेड मतलब टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल TSP की तुलना में PM10 को मोर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको प्रेफरेंस दिया जाता है PM10 को, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। PM10 क्या होता है, ये चीज़ें अभी हम आगे देखते हैं। PM10 को ही वरीयता दी जाती है। और दूसरा कह रहा है 10 माइक्रोन से बड़े कण जो है यहाँ पर विविक्त वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बेहतर सूचक हैं। तो देखिए, ये वाला आपका ये रीजन इसका सही नहीं है, ठीक है। ये इसका जो है कारण सही नहीं बता रहा है। क्यों नहीं सही बता रहा है? क्योंकि जो PM10 जो है जो PM10 है ना, इनको प्रेफर किया जाता है क्योंकि इनके डायमीटर के हिसाब से, है ना। और यहाँ पर 10 माइक्रोन से बड़े जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर नहीं यूज़ किए जाते हैं। 10 माइक्रोन से बड़े नहीं यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। थोड़ा सा हम जान लेते हैं PM10 क्या है। देखिए, PM10 क्या है? पर्टिकुलेट मैटर, इसको कहते हैं PM पर्टिकुलेट मैटर, जो कि प्रदूषक होते हैं विथ ए डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर्स और स्मॉलर। 10 माइक्रोमीटर से कम इनका डाया होता है या इससे छोटे होते हैं, और इन्हीं को कोर्स पार्टिकल भी कहते हैं। इनके सोर्सेज कहाँ से हैं? तो जैसे कि जो निर्माण स्थल होते हैं, जैसे भवन वगैरह बन रहे हैं, लैंडफिल या कृषि से निकलने वाली डस्ट जो होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, ठीक है, उनके डस्ट पार्टिकल से वहाँ से बनते हैं। सड़क की धूल और वाहनों से निकलने वाली उत्सर्जन, और आपके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, फफूंद है और बीजाणु है, इस तरह से स्पोर्स जिनको कहते हैं। इनका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 माइक्रोमीटर या इससे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्या करेंगे, आपकी जो श्वसन नली है इसमें जमा हो जाते हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बीमारियां फैलाते हैं। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे जो भी आपकी रेस्पिरेटरी जो डिसीज़ होती हैं, इनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे जो है सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं को हम एयर क्वालिटी, एयर मतलब आपके क्वालिटी इंडेक्स, इसमें मॉनिटरिंग में यूज़ किया जाता है। इसमें टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल की तुलना में PM10 को ही प्रेफर किया जाता है, और 10 माइक्रोन से बड़े इनको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए, एयर क्वालिटी इंडिकेटर क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी। तो एक क्या है, AQI क्या है? न्यूमेरिकल स्केल होती है, यूज टू कम्युनिकेट हाउ पॉल्यूटेड द एयर करेंटली, है ना, कि इस समय वर्तमान में वायु कितनी प्रदूषित है। जैसे आपके फ़ोन में भी दिखाता है ना कि आज का कितना पॉल्यूशन का रेट है ना। तो इससे पता लगता है, AQI आपका दिखाता है कि कितना आपके शहर में प्रदूषण है, पॉल्यूशन की जो है क्वांटिटी कितनी है, किस नंबर पे है, ठीक है। ये चीज़ें होती है AQI के द्वारा। और जो आपके 10 माइक्रोन से अगर यहाँ पर करें कि PM10 को वरीयता दी जाती है ना, तो 10 माइक्रोन से बड़े कण क्या होते हैं, आमतौर पर मानव स्वास्थ्य के प्रभाव से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम मॉनिटरिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए, पहला ही सही है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट आप देखो, जो अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर अपने आप कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखो, स्टेटमेंट के ही क्वेश्चन है। इसमें वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मानव स्वास्थ्य तक ही नहीं सीमित होते हैं, बल्कि जानवरों पे, वहाँ के वातावरण पे, इन सब पर भी प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण है ना, एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप पीपल एनवायरनमेंट वाली सीरीज़ में जाएंगे उस ब्लॉग में, तो आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा वायु में छोड़े गए फ्लोरीन, अब जो फ्लोरीन का महत्वपूर्ण अविषाक्तीय, यहाँ पर क्या है, फाइटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, तो इसके प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट की बात कह रहा है कि क्या सही है कि गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे? क्योंकि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, ये मानव स्वास्थ्य पे भी पड़ता है और जीव जंतु और जो प्राकृतिक वातावरण है उसको भी प्रभावित करता है। और जो फ्लोरीन है इसका भी फाइटोक्सिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, क्योंकि फ्लोरीन कमरे के तापमान पर एक क्या है, हाईली रिएक्टिव पेल येलो गैस है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक और प्रतिक्रियाशील है। मतलब प्रतिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव से मतलब ये कि ऑल एलिमेंट के साथ, किसी के साथ भी ये बहुत अधिक क्रियाशील है, तुरंत यौगिक मतलब तुरंत ये जो है रिएक्ट करती है, तो अन्य तत्वों के साथ ये यौगिक बनाता है। और इस तरह से जिसका अक्सर पदार्थों और जैविक प्रणालियों दोनों पर ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ना। तो इस तरह से इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कि बोथ मटेरियल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम पे इसको इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह दोनों ही ये सही होते हैं आपके। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों ही कथन सत्य दिए हैं, है ना। नेक्स्ट आप देखो, वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में शामिल है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या क्या चीज़ें शामिल है, देखिए इस बार का ही क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हमेशा से याद रखिएगा ये क्या है, पॉल्यूटेंट्स में आते हैं, है ना। तो वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन के भी कुछ अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनमें से कौन कौन से होते हैं जो यहाँ पर प्रदूषण का काम करते हैं, तो इनको याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लिखा है आपका डाई नाइट्रोजन, तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका ए और सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये तो 2023 में पूछा गया, 2021 में आपसे पूछा था वायु प्रदूषक किनका सम्मिलन है, मतलब किनका कॉम्बिनेशन है। तो वायु प्रदूषक की अगर हम बात करें, जो आपके एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यही चीज़ें हैं जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO और N2O, ठीक है। तो ये आपका हो जाते हैं वायु मतलब एयर पॉल्यूटेंट्स के रूप में। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ से निकलते हैं, तो इनका जो सोर्स होता है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स और जानवरों के कचरे से और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनके जलने से भी उत्सर्जित होता है, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, उन सारी वीडियोस को आप लोग देखिए। पीपल एनवायरनमेंट वाले आप सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे उन सारी वीडियोस को आप देखिए, एक ही जगह पे सब मिल जाएंगी, है ना। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आप देखो, इसमें कह रहा है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट का सवाल है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो लगभग 100 प्रकार के मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को रेगुलेट करता है ना। यह आपका बिल्कुल पूरा वेबसाइट से उठा के दे दिया है, जो इसकी है UN मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये आपके दोनों ही जो है स्टेटमेंट सही हैं। कैसे सही हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल जान लीजिए, आपको पता रहेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर कब आया था, 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था और 89 से इसने अपना काम शुरू किया था। ठीक है, तो 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ था। और किस लिए था, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, जो कि ओजोन जो डिप्लीशन सब्सटेंस ODS है ना, इसके रूप में 100 मानव निर्मित पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपको दे रखा है और ये मैंने उसी वेबसाइट से लिया है जो एनवायरनमेंट की आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में पराबैंगनी मतलब जो आपकी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, इनके जो समतापीय मंडल होता है ओजोन परत को नुकसान मतलब जो ओजोन मतलब गैस होती है, ये क्या होती है, यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेस सूर्य से आ रही हैं तो पृथ्वी को हार्मफुल करती हैं। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी तक पहुँचती हैं, तो जो बीच में आपकी लेयर आती है समताप मंडल की, इसमें ओजोन परत पाई जाती है और ये पृथ्वी की सुरक्षा कवच है जो मनुष्य पर्यावरण को सूर्य से पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक स्तरों से बचाता है ना। तो इस तरह से ये जो था आपका, ये यहाँ पर मतलब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ओजोन जो डिप्लीशन सब्सटेंसेस के रूप में इनके जो भी पदार्थ हैं इनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अल्ट्रावायलेट रेस आपकी सन रेस से आ रही हैं वो पृथ्वी पर ना पहुंच पाए, इसके लिए ओजोन क्या है, यहाँ पर एक लेयर का काम करती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ठीक है, तो एक पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में ओजोन डिप्लेशन वाले पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की सुरक्षा करना है। तो दोनों ही सत्य हैं। 1987 में जो है इस पर सिग्नेचर्स हुए थे और 89 से ये लागू हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, इसका जो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के नकारात्मक, देखिए निगेटिव फोर्सिंग और कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव फोर्सिंग और कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अभी हमने पढ़ा ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए कैसे सुरक्षा कवच का काम करती है, समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपके वायुमंडल में कई एक लेयर्स हैं, उनके बारे में, उसमें एक समताप मंडल भी होती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये मैंने पूरा आपको बताया है डिटेल में, नहीं तो हम इसकी एक जो है एक पूरी क्विक रिवीजन सीरीज ले लेंगे, उसमें आपको सारे ये पॉइंट्स मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है समताप मंडली में, ये समताप मंडली ओजोन जो है ये कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। ये सब देखिए अभी के क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट आप देखो, ओजोन क्षेत्र की सर्वप्रथम खोज निम्न में से कहाँ हुई थी। ये भी देखिए दिसंबर में ही आया है। ये था आपका साउथ पोलर रीजन जो अंटार्कटिका में था, ठीक है ना। तो समताप मंडल में यहाँ पर समताप मंडल के ओजोन क्षेत्र जो है ये आपका अंटार्कटिका मतलब साउथ पोलर रीजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका में हुआ था और ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का वो क्षेत्र जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। अगर ये लेयर ना हो तो वो रेस सीधे आएंगी और इससे कैंसर जैसी बीमारियां या स्किन डिसीज बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस जो है हार्मफुल होती हैं, है ना। तो ये पृथ्वी पर जीवों और हानिकारक पराबैंगनी किरणों के बीच होने वाले संपर्क को रोकने के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ओजोन क्षेत्र का पता 1985 में अंटार्कटिका साउथ पोलर रीजन में पता लगा था। नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBOD। मैंने आपको पूरी वीडियो दी है, BOD CBOD है ना, और आपका DBOD है ना, डिजॉल्व बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस तरह से यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें एक बार से फिर बताना मुश्किल होता है। इसका जो फुल फॉर्म है ना ये है कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, CBOD। जैसे BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पता होना चाहिए, इसीलिए उस वीडियो को पूरा आप देखिए, पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। आप पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन की पूरी वीडियोस देख लीजिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। इसके बारे में थोड़ा जानिए। CBOD क्या है, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसे पानी में जैविक जीवों जो उसमें मतलब जीव पाए जाते हैं ना वाटर सिस्टम में, ये इनके द्वारा घुलित ऑक्सीजन की कमी को मापा जाता है ना। तो जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है उसको यहाँ पर ये मेज़र करता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया के योगदान को दबा जाता है। तो ये क्या है, एक पैरामीटर है जिसका व्यापक रूप से अपशिष्ट जल से प्रदूषक हटाने के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये पता लग जाता है कि जो ऑक्सीजन है, वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी खपत कितनी हो रही है। मतलब यहाँ पर वो तो क्या पता लग रहा है कि मतलब जो है कितनी इम्प्योरिटीज़ पाई जा रही है ना। तो इसी तरह से इसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। जो भी आपका वेस्टेज जल होता है, इसके आपको प्रदूषक को हटाने के लिए, जो भी मतलब प्यूरिफाई करने के लिए एक एज ए पैरामीटर की तरह हम CBOD का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है CBOD, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि जल में घुली हुई जो भी ऑक्सीजन की मात्रा है, कितनी का खपत हो रहा है, कितनी इसमें कंज्यूम हो रही है, इस चीज़ को मेज़र किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी थोड़ा सा मेरे को जुकाम सा ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा बीच बीच में कहीं आपको समझ में ना आए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताती रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।